कौन कौन से हैं? शायद तुमने किया होगा, ये तुमने मेरे को खुद भी उल्टा बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ, शायद तुमने किया होगा, ये तुमने मेरे को बिल्डिंग पिलर कौन कौन से हैं? जैसे इसने लिखा था 5 गाइडिंग चीजें लिखी थी, जैसे इसने लिखा था 5 गाइडिंग पिलर कौन कौन से हैं? शायद तुमने किया होगा, ये तुमने मेरे को खुद भी उल्टा बता रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से को चीजें पढ़ी हैं। नहीं याद आ रहा है। अच्छा, तो देखो इसके 5 पिलर हैं। इक्विटी, एक्सेस, इक्वालिटी, ठीक है, इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें ना एक क्वेश्चन आया था और उसमें अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है ऐसे पूछा था। तो देखो अफोर्डेबिलिटी भी है। उसके बाद जो तुम्हें पता होगा वो छोड़ दूं, ठीक है ना। परख किस संस्था के बीच के अंदर में आएगी? एनसीईआरटी, सीबीएसई। देखो ये ध्यान रखना, परख जो है ये रिप्लेस कर रही है एनसीईआरटी को असेसमेंट के क्षेत्र में। जो काम अभी एनसीईआरटी कर रही है ना, उसके काम को हटाकर परख आ रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में डायरेक्ट, और ये ऑटोनोमस बॉडी है। अच्छा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपको पता है ना, स्कूल एजुकेशन जो है उसके लिए जितने भी असेसमेंट टूल हैं ये बेसिकली वो तैयार करेगा। अच्छा, हाँ, और गाइडलाइंस देगा सब कुछ, ठीक है। तो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटीज हैं, उनके जो खुद के बोर्ड ऑफ असेसमेंट है उन सब के लिए तैयार करेगा, सीधी सी बात है। उनको रिकमेंडेशन देगा, मॉनिटर करेगा टूल, और बहुत बड़े इससे बहुत सारे काम है, पता है ये भी है। जैसे मान लो किसी बोर्ड में बड़े अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो ये शेयर भी करेगा आपस में। यानी एक स्कूल बोर्ड को दूसरे स्कूल बोर्ड से शेयरिंग कराएगा। तो परख के काफी सारे मल्टी एस्पेक्टल है ये पूरी यूनिट। अच्छा, एक आपको ये पता होगा, एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाने की बात की गई है ना। ये बेसिकली क्या है? हाँ, की गई है। हाँ, ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी बॉडी है जो हर एक स्टेट और यूटी में सेटअप की जाएगी अपनी अपनी। ये उस स्टेट के लिए या यूटी के लिए ना स्टैंडर्ड क्रिएट करेगी। किस चीज के लिए करेगी? स्कूल के लिए। तो स्टैंडर्ड में क्या होगा, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन, सारे सबके लिए स्टैंडर्ड ये तय करेगी। और ये इसलिए बनाई जा रही है बेसिकली ताकि ये जो स्कूल्स हैं इनको ऑटोनॉमी मिल पाए, यानी कि एक गवर्नेंस को लाइट करने के लिए, लाइट एंड टाइट वाला जो कंसेप्ट है ना उसमें भी फुलफिल होता है। तो ये एक तरीके की चेकलिस्ट होगी, स्कूलों को दे दी कि उन्होंने भाई ये चीजें हैं इनके पास हैं, ये चीज है, ये ठीक है। अब ये जो चेकलिस्ट बना देंगे ये, तो इनको ना सेल्फ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अपना, यानी खुद का सेल्फ ऑडिट हो गया एक तरीके का। और इसको ना ये SSS एक ही साइट पर डाल देंगे, और साथ में जो स्कूल होगा वो खुद की साइट पे भी डालेगा। तो ये सेल्फ डिस्क्लोजर प्लेटफॉर्म है बेसिकली। ये एक गवर्नेंस का बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ये एक स्टैंडर्ड बनाने की बॉडी है और ये स्टैंडर्ड्स हैं अपने आप में। तो सेल्फ ऑडिट की बात करते हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल सही से? उसके बाद आपको पता है जो CWSN वाला है ना, उसमें बच्चों की रेशियो कितनी है प्राइमरी पर? क्या पूछ रहे हो? प्राइमरी लेवल पर CWSN के बच्चों को पढ़ाने की पीपल टीचर रेशियो कितनी है? रेशियो? हाँ, PTR 25। वाह रोहित वाह, अरे मेरे स्पेशल एजुकेटर। कितनी है बताओ? 10:1, ठीक है PTR। दूसरी बार बता रही हूँ दूसरी बार, ठीक है? कितनी? 10:1? ठीक है, एक टीचर पे 10 बच्चे। यार ये तो बदल है प्राइमरी पर, और जो अपर प्राइमरी है ना उस पे है 15/1। 10 पे यानी 6ठी क्लास से 8वीं तक। ठीक है। और 5 किलोमीटर की स्पेस में 4 स्कूलों पर एक टीचर। 5 किलोमीटर के स्पेस में 4 स्कूलों पर एक टीचर। 4 स्कूलों पर एक टीचर। भाई मान लीजिए कहीं स्कूल में बच्चे ही नहीं है, 2 ही बच्चे मिले आपको, इस तरीके से इन्हें क्लस्टर टाइप दिया हुआ है कि 4 स्कूलों पर एक टीचर होनी चाहिए बस। तो ये तुमने कहाँ से नोट किया है ये?
बेकार लग रहा है सुनने में, नहीं बेकार नहीं लग रहा, तुम सही बता रहे हो मुझे। शौक लग रहा है, शौक ये कहाँ से लेकर। बताओ ना यार। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नोट किया था मैंने ये 12 तारीख को, 12 नवंबर में। अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट, मैंने आपको बताया भी था सेम डे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मैंने वो किया है। आपने भी मुझसे कहा था, आपने भी देखा है। नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने तो जो ना उसके उसके बहुत सारे पैरामीटर्स देखे थे, ऊपर ही ऊपर दिखा रखे थे, वो फोटो स्नैप खींचे था मैंने। नहीं आपने मेरे को बल्कि बोला था। बोलो। आरटीई का अमेंडमेंट कम, आपको पता है एक अमेंडमेंट आया था 2019 वाला, इसके अंदर एक 16(1) है। अच्छा ये तो तुम्हें बताया, मैंने बता दिया 16(1) वाला वही है, वो बच्चे को पेपर लेना है, कितने महीने में लेना है पेपर बताओ, क्या एग्जामिनेशन कितने महीने में लेना है। क्या अगर बच्चा फेल हो गया 5th क्लास में और 8th क्लास में, एग्जाम कितने टाइम बाद लेना है। 2 महीने बाद। ठीक है, तो ये वाला अमेंडमेंट ये इसमें दिया हुआ था। और एक इसने कहा था आर्टिकल 39F। ये 39F क्या कहता है, कहते हैं चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड द चाइल्डहुड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। और एक मेरे को 39E अच्छा लगा था, प्रोविजन प्रोहिबिटेड फ्रॉम चाइल्ड लेबर, ये अच्छा लगा था। बच्चे के पास कौन कौन से राइट होते हैं, या मुझे लग रहा है रोहित ने तो पढ़ाया है ये, क्या ये जो मैं पढ़ा रही हूँ। नहीं पढ़ाया। अच्छा, जो बच्चे के पास राइट होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, एक तो सर्वाइवल, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा प्रोटेक्शन, और चौथा है पार्टिसिपेशन। बस ठीक है। नेक्स्ट है, इसलिए आपने देखा वो सारे प्रोविजन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। एक चीज और इसने अच्छी कही कि भाई स्कूल में अगर मान लीजिए आप कोई विलफुल नेग्लिजेंस करते हो बच्चे का, और इस नेग्लिजेंस की वजह से बच्चे को कोई मेंटल या फिजिकल सफरिंग होती है, तो इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का वायलेशन माना जाएगा। इस एक्ट में कहा गया, एक्ट नहीं लिखा मैंने, तो बस ऐसे उतारी है चीजें। हाँ, और मुझे बात बताओ तुमने जे एक्ट वो बहुत उसमें पढ़ा एक्सप्लेन करके बढ़िया से। क्या इसमें जो बच्चे के लिए पनिशमेंट है सिर्फ 16 साल से ऊपर सकते हैं ना, उससे पढ़ नहीं सकते ना कभी भी। किसके बारे में बोल रहे हो यार, पहले मेरे को संदर्भ बताया करो सीमा, एकदम से मत पूछो। जे एक्ट। हाँ जे आप बताओ। हाँ, इसमें जो बच्चे के लिए पनिशमेंट है वो 16 साल से ऊपर ही है ना, और कहीं तो है नहीं ना, डिफाइंड नहीं है ना। 16 साल से ऊपर, समझ नहीं पा रहा यार तुम्हारी बात। जे एक्ट जो है वो बच्चे के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ बोलता है ना, बात करता है ना। हाँ मान लो किसी बच्चे ने, मान लो वो 12 साल का, उसने मर्डर कर दिया, उस केस में क्या करोगे। अच्छा, अब जो ना मैं जुड़ पाया हूँ, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हो आप ये कह रहे हो कि किसी बच्चे ने मर्डर कर दिया और 12 साल का है, तो कर दिया कुछ नहीं है। नहीं, ये तो मैं ये कह रही हूँ, जो उसको पनिशमेंट है वो 16 साल से स्टार्ट है ना। नहीं ऐसा नहीं है यार, फिर बताओ। 2 साल उसको रिहेबिलिटेशन में रखा ही जाएगा। हाँ, वो रिहेबिलिटेशन मुझे पता है, लेकिन ऐसी सो कॉल पनिशमेंट टाइप तो नहीं है ना। नहीं पनिशमेंट उसको कुछ नहीं होगी, बस ये वो रिहेबिलिटेशन तो मैंने सारा पढ़ा है वो सारा। हाँ, रिहेबिलिटेशन में रखा जाएगा बच्चे को, और पनिशमेंट सिर्फ 16 ईयर के बाद होगी। और हाँ, वो भी उस स्थिति में होगी जब वो ऐसा क्राइम करता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, और साथ में उसकी जो मात्रा है वो सजा अगर उसको करने पे हो रही है वो 7 वर्ष से अधिक वाली सजा है, और वो उस सजा की अवधि इतनी है कि उसमें मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। उसी स्थिति में उस क्राइम को तुम कंसिडर करोगे, तब बच्चे पे तुम ट्रायल चलाओगे। और ट्रायल चलाने से पहले एक सोशल वर्कर, ठीक है, और एक साइकोलॉजिस्ट, दोनों का ओपिनियन मांगा जाएगा। साथ में जो चाइल्ड केयर बोर्ड का चेयरमैन है उसका भी ओपिनियन होगा। और अगर उसको फिर ये लगता है कि बच्चे के पास किसी क्राइम को इंस्टीट्यूट करने की एक कॉग्निशन पावर है, तो इन दैट कंडीशन तब कमेटी की सहमति के बाद या फिर या व्यक्तिगत निर्णय के बाद, ठीक है, तो चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन है, वो डिसाइड करेगा कि बच्ची का ट्रायल वहीं पर होना है या एडल्ट की तरह उसको सेशन कोर्ट भेजना है। ठीक है,
ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के, अगर सोशल वर्कर ने और जो साइकोलॉजिस्ट है उसने जो ना बच्चे को वहीं रखने का ओपिनियन दिया है, और उसके बाद भी अगर जस्टिस बोर्ड को ये लगता है कि नहीं इस बच्चे के पास वो क्षमता है, तो वो रीजन लिख के उसको आगे भेज देगा। ठीक है, जो बिना जस्टिस बोर्ड है ना। ठीक है, यानी लास्ट डिसीजन उसी का होगा। लास्ट डिसीजन उसी का ही होगा। ठीक है। हमने ही तुम्हें पढ़ाया, देखो मेरे को याद आ गया था। तुमने मेरे को कहा था तुम एंटी बुलिंग कमेटी के सदस्य हो। हाँ जी, सदस्य नहीं हूँ, चार्ज में ही हूँ। हाँ, तो बस मैंने तो ये पढ़ाया हुआ है, इसी बेस पे एंटी बुलिंग लिखा हुआ है, तुम भूल गए इसका मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक तुम देखो यार, तू क्या नाम है